हमारा जो चैप्टर है इसका नाम चैप्टर नंबर तो जो भी हो नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे बेस्ट टॉपिक, सबसे अच्छा, और तकरीबन सवाल आना है इसमें से, ठीक है, और मार्क्स भी पूरे देगा। 90% लोगों के मार्क्स ऑलमोस्ट पूरे आएंगे इसमें से, ठीक है। 10 नंबर आए, 12 नंबर आए, 16 नंबर तक ये चला जाता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या है जी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बातें लिखी हुई हैं, अब आप कहोगे सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सी बातें लिखी हुई हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पता है, एसपीएल और एसओएफटी का, सेल, परचेज, एसेट, लायबिलिटी, सब कुछ, उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन, जांच पड़ताल करना। अब वो जो उसकी इंटरप्रिटेशन है वो करेंगे कैसे? सबसे पहले हमने देखना है कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं, पता ना, यूजर, इन्वेस्टर, शेयर होल्डर वगैरह, लैंडर, जो पीआरसी में पढ़े थे, यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या चीज चाहिए, वो चीज को इंटरप्रेट करके दे देंगे। यूजर्स की नीड, यूजर की नीड को देखकर हमने एनालिसिस किया करना है। सिर्फ उसको देखेंगे जो उसकी जरूरत है, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंटरप्रेट नहीं करेंगे। अब इंटरप्रेट करते कैसे हैं? 3 तरीके हैं। पहली बात तो यह है कि इंटरप्रिटेशन होगी किस तरह। नंबर 1 तरीका एक ये है कि हो सकता है आपके पास 2024 का डाटा हो और 2025 का डाटा हो, और ये है किसका, कोई नाम लिख लें किसी कंपनी का, सीमेंट कोई कंपनी है, ठीक है। अब 2024 में उसकी सेल्स बताई हुई है 400, 2025 में बताई हुई है 430। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, ग्रोथ हुई है या नहीं हुई? अब इसके भी बैक एंड पे एक स्टोरी है। ग्रोथ क्या हुई है? क्या इन्फ्लेशन की वजह से ग्रोथ हुई है या क्वांटिटी की वजह से हुई है? असल ग्रोथ इन्फ्लेशन वाली है या क्वांटिटी वाली है? मतलब हमारी पहले सीमेंट का पता है ना, सपोज दैट हमारी जो सीमेंट बिकी है ना वो 500 बोरी बिकी है पिछले साल। अगले साल भी अगर 500 बोरी बिकी है लेकिन थोड़ी महंगी बिकी है तो सेल तो बढ़ जाएगी, लेकिन हमारी ग्रोथ नहीं हुई। ग्रोथ तो तब होगी जब हमारे कस्टमर बढ़ेंगे, हमारी एक्चुअल में क्वांटिटी वाइज सेल ज्यादा होगी। तो इन्फ्लेशन वाली सेल्स तो वो महंगाई में वो चीज खरीदेंगे भी उतनी महंगी, बेचेंगे महंगी तो खरीदेंगे भी तो महंगी। तो असल ग्रोथ क्या होगी क्वांटिटी वाइज, तो बाद में देखेंगे। तो एक तो ये होता है कि हमारी इंटरप्रिटेशन होती है कि हम अपने पिछले साल के डाटा को अपने करंट ईयर के डाटा के साथ कंपेयर कर लें और बता दें कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। ऐसे पता चल जाएगा ना, लास्ट ईयर की सारी इंफॉर्मेशन को करंट ईयर की इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर करते जाते हैं, सेल को सेल के साथ, परचेज को परचेज के साथ, रिसीवेबल को रिसीवेबल के साथ। तो क्या हुआ कि सेम एंटिटी को लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर के साथ कंपेयर कर लेंगे। सेम एंटिटी की इंफॉर्मेशन पिछले साल की इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर कर लेंगे। ये एक तरीका होता है कंपैरिजन करने का, इंटरप्रिटेशन करने का। दूसरा तरीका कार क्या होता है, नंबर 2, दूसरा तरीका है कि एक सीमेंट कंपनी है, ए सीमेंट कंपनी, और एक है बी सीमेंट कंपनी। अब हम ए की सेल्स देख रहे हैं और बी की सेल देख ले, हम एक ही कॉस्ट ऑफ सेल देख रहे हैं, लेकिन साल क्या होना चाहिए, 1 या 2?
मतलब 2025 की हम अपनी सेल देखें, अपनी परचेज देखें, सब कुछ अपना डाटा कंपेयर किसके साथ कर लें, अपने कंपैटिटर के साथ। सीमेंट वाला सीमेंट वाले के साथ कंपैरिजन करेगा, ये नहीं कि आपका बिजनेस सीमेंट वाला है, आप दूध दही की वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर बैठे हो, कंपेयर कर रहे हो। कंपेयर किस साथ करना है? सेम इंडस्ट्री के साथ करना है कि जो सीमेंट वाले बैठे हैं सारे मार्केट के अंदर, उनके साथ कंपेयर कर लो, आपको ये पता चल जाएगा आपकी पोजीशन क्या है। अगर आपकी सेल उनसे ऊपर है तो आप बेस्ट जा रहे हो, अगर उनकी सेल आपके उससे नीचे है तो आप वर्स्ट जा रहे हो। ठीक होगी बात। तीसरा केस और ये लास्ट केस। तीसरे केस में हमें क्या सिखाया जाता है कि एक स्टैंडर्ड रेशियो सेट की जाती है। स्टैंडर्ड रेशियो या इसे बोलते हैं प्री डिटरमिन रेशियो, सेट की जाती हैं और अपनी रेशियो उनके साथ कंपेयर की जाती है। मतलब आपने कहा जी अच्छा जी हमारे जो सेल होनी चाहिए ना वो 5 करोड़ होनी चाहिए, अगर 5 करोड़ हो गई तो ओके, ज्यादा हो गई तो और ओके, और उससे कम हुई तो नॉट ओके। मतलब आपने पहले ही एक टारगेट सेट किया हुआ है। तो अब अपना एनालिसिस कैसे करेंगे हम? या तो अपनी परफॉर्मेंस करंट ईयर की पिछले साल की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करेंगे, या अपनी परफॉर्मेंस करंट ईयर की किसी और कंपनी के साथ कंपेयर करेंगे। तीसरे नंबर पर, या पहले जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, बेंचमार्क सेट किया हुआ है, उसके हिसाब से अपनी सारी साल भर की सेल परचेज सब कुछ कंपेयर कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी डायरेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके होगी बात। ये चीज देखने के लिए हम टॉपिक ये पढ़ रहे हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, कैसे करेंगे इंटरप्रिटेशन? 3 तरीके हैं। कैसे करेंगे इंटरप्रिटेशन? 3 तरीके हैं। नंबर 1 तरीका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। नंबर 2 वर्टिकल एनालिसिस। नंबर 3 रेशियो एनालिसिस। अब रेशियो एनालिसिस इंटरप्रिटेशन में एक टाइप आती है और लोग पूरे चैप्टर का नाम ही रेशियो एनालिसिस बोलते हैं। इसका मतलब है सारा दारोमदार इस चैप्टर का रेशियो एनालिसिस पर है। तो जो ऊपर वाले 2 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस है, इसमें क्या है? क्या ये पेपर में नहीं आते? एक दफा पेपर में हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आया हुआ है 3 नंबर का, बस। इसके अलावा आज तक इसमें से सवाल नहीं आया, और हो सकता है आगे आ जाए, ना आए, हमें क्या है, हमें तो सीखना है ना ये होता क्या है। पेपर में आज कर देंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर आपने ना इबादत की तरह पढ़ना है, इसका आपको फायदा बहुत होगा। इसको अलग से नोट्स बनाना, ये आपको 4 से 5 जगह पर हेल्प करेगा। एक आप लोगों को BIA के अंदर हेल्प करेगा, एक चैप्टर आएगा पूरा। एक आपको ऑडिट के अंदर हेल्प करेगा, एक आपको BFD आगे जाकर पढ़ोगे उसमें हेल्प करेगा। मतलब जहां जहां इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस आएगा ना, ये आपकी हेल्प जरूर करेगा पूरी तरह। अगर आप कहोगे कि सर इसको फिर आगे भी पढ़ लेते हैं, आगे कोई पढ़ाएगा नहीं, आप ना पढ़ाएगा, ना इतना अच्छा पढ़ाया जाएगा। ये आपको अभी नहीं पता चलेगा, ये तब आपको पता चलेगा जब आप किसी से पढ़ोगे। अभी तो आप शुरू से मेरे पास पढ़ रहे हो, आपको ये क्वालिटी तब, कंपैरिजन तब भी होगा ना जब आप एक दफा यही चीज किसी और टीचर से पढ़ोगे, फिर आपको पता चलेगा कि आपने पहले क्या सीखा हुआ है और अब क्या। मैं ये नहीं बात कर कैफ की, CFAP की बात कर रहा हूं। हम तो कैफ में पढ़े हैं ना, जब CFAP में आप लोग, रिजल्ट सी बात है, CFAP तो मैं पढ़ाता ही नहीं, मजबूरी है आप लोगों की, आपने कहीं ना कहीं से तो पढ़ना ही है। वहां पर जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब कुछ तो हमने कैफ में पढ़ लिया हुआ है, और जिस पर वो CFAP में इतना खप रहे हैं
तो इसलिए इस चीज को मैंने कोशिश करनी है कि अपनी ईमानदारी से पूरी तरह से मैं आपको जान मार के समझाऊं। बाकी ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको किस हद तक रिटेन रख सकते हो। बस ज्यादा देर तक रिटेन रखोगे ज्यादा देर फायदा मिलेगा। अब इसमें हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है, वर्टिकल और रेशियो एनालिसिस क्या होता है, इस पर हम बात करते हैं कि कैसे एनालिसिस करेंगे, कैसे पता चलेगा कौन सी कंपनी बेस्ट जा रही है। सबसे पहले हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, बल्कि एक सवाल करते हैं उसके ऊपर मैं तीनों एनालिसिस ही करवाता हूं। पहले दो करवा देता हूं और फिर आखिरी तीसरा करते हैं। तो एक सवाल हम करते हैं कि सपोज दैट आपके पास एक भाई साहब है मिस्टर चीकू, और उसका है SOPL हमारे सामने है, पिछले साल का भी और इस साल का भी, मतलब 2025 का और 2024 का उसका SPL हमारे पास है। SPL में क्या होती हैं चीजें, एक सेल होती है, एक कॉस्ट ऑफ सेल होती है, ग्रॉस प्रॉफिट भी होता है, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, फिर फाइनेंस कॉस्ट होती है, फिर अदर इनकम भी होती है, फिर नेट प्रॉफिट होता है। आगे भी जाना चाहें तो जा सकते हैं, आगे भी थोड़ा सा रास्ता है, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, टैक्स वगैरह ये भी चीजें आ सकती हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बट हम समझने के लिए इतना ही काफी है। अच्छा, इसकी कुछ वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। हमारी सेल्स हुई पिछले साल सपोज दैट 400 मिलियन, इस साल हुई 440 मिलियन। पिछले साल हमारी कॉस्ट ऑफ सेल थी 250, इस साल हमारी कॉस्ट ऑफ सेल है 270। हमारा जीपी कितना आएगा, ये तो हमें फाइंड करना पड़ेगा, 150, और 440 में से 270 माइनस करें 170। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मान लेते हैं 40 इसके और 45 इसके, हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 110, 125। फाइनेंस कॉस्ट हम कर लेते हैं इसकी 10 रुपए और इसकी 8 रुपए। अदर इनकम कर लेते हैं इसकी 2 रुपए और इसकी कर लेते हैं 3 रुपए। हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया 102 और हमारे पास 125 में से 120। ये हमारे पास डाटा गिवन है, ये हम कंपैरिजन अपना ही पिछले साल से कर रहे हैं या किसी और के साथ अपना कंपैरिजन कर रहे हैं? अपना। देखिए, या तो अपना पिछले साल के साथ कंपैरिजन हो जाएगा या किसी और का भी डाटा गिवन होगा तो दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास था SPL। एक SOFP भी बना लें, एक SOFP भी ऐसे बना लेते हैं खुद से अज्यूम करके, SOFP। वही 2 साल है हमारे पास, 2025 2024। क्या होता है SOFP के अंदर, नॉन करंट एसेट्स, वो एसेट्स जिनको करंट नहीं लगता, वो कौन से हैं, PPE, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, CWIP, और भी कोई लिखना चाहते हो तो लिख लो, वरना इतने ही काफी है। पीपी के अंदर वो सारे कवर हो गए।
लैंड, बिल्डिंग, फलाना ढमकाना, सारे इसके अंदर ही है। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर क्या होगा? लैंड और बिल्डिंग, बस उसमें होता है सिर्फ लैंड और बिल्डिंग है। और सेव इन प्रोसेस के अंदर चीजें हैं जो करंट एसेट, करंट एसेट में हमारे पास क्या आता है? स्टॉक, अकाउंट रिसीवेबल, कैश एंड बैंक, बस यही लिखते हैं, सारा खानदानी लिख देना। और उसके बाद क्या आता है? टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स के बाद इक्विटी एंड लायबिलिटी, पहले इक्विटी लिख देते हैं। पता है इक्विटी में क्या आता है? क्या आता है? अब इंसानों की तरह बात बता ना, अगर इधर उधर की बात बता गई तो फिर काम खराब हो जाएगा। इक्विटी में आता है शेयर कैपिटल, आप बोलो जरा। शेयर प्रीमियम, सीखो। इक्विटी का जो कॉलम है ना वो सारे इधर ही इसी के ही है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के जो कॉलम है ना उन सब का कैरी ऑन इधर आना है। रिटेन अर्निंग, रीवैल्यूएशन सरप्लस, जर्नल रिजर्व, सब कुछ इधर आना है। या आप छोटी सी इक्विटी बना लो, वहां से जो टोटल आ गया डायरेक्ट इधर लिख दो इक्विटी के नाम से, या फिर सब कॉलम का टोटल करके यहां लिखना पड़ेगा। शेयर कैपिटल एंड पे कितना पड़ा हुआ है, शेयर प्रीमियम एंड पे कितना पड़ा हुआ है। और हम तो वो जानते हैं ना, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स। तो आप बड़े हो जाओ, कंपनी बना लो, उसके बाद रिटेन अर्निंग, रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये जो मोस्टली आते हैं मैंने वो लिख दिए। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर हमारे पास लोन ही लिख लेते हैं बस। करंट लायबिलिटी, अकाउंट पेएबल और एक्रूड एक्सपेंस लिख लेते हैं बस। और उसके बाद आ जाएगा टोटल इक्विटी एंड हाँ जी। तो इसका मतलब है ये फाइनल अकाउंट भी साथ ही हो गया और रेशो भी साथ ही हो जाएगा। ठीक है, बस एडजस्टमेंट साथ साथ कर लेंगे। आपके ना सिलेबस से एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एक टॉपिक होता था, वो निकल गया, वो बड़ा दुख है मुझे। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, एक ही चीज है। मतलब नाम ही क्या, इनकम्प्लीट, सारा कुछ को डिफाइन करना है। मतलब वो हिंट दे देता है, अच्छा बस सोचो मैं क्या बताऊं, मैं क्या सोच रहा हूं, ऐसे सवाल होते हैं। बहुत मजे का टॉपिक था। अब ना ये जो आप लोग सीए कर रहे हो ना, दैट इज बोरिंग सीए। ऐसा सीए नहीं है, सीए चैलेंज लेने का नाम होता है। हर नया सवाल को पकड़ो और उसके साथ छेड़खानी किया करो, ऐसे ऐसे तरीके निकालो, क्योंकि काम ही नहीं है पढ़ने के अलावा कोई, तो पढ़ा करो ना फिर। और ऐसे इसको एंजॉय करना कहते हैं। अब क्या है, रट्टे लगा रहे, बात नहीं समझ रोने बैठ जाते हो। भाई बात ना समझ लगना पहली बात, ये अच्छी चीज होती है। आपको एक नई चीज सीखने का मौका मिल रहा है। और आप लोग कहते हो जो पढ़े वो समझ लग जाए, भाई ये तो फिर क्या है, ये तो वो आपको चीज पहले आती थी। जो चीज आपको समझ लग रही है ना वो आपको पहले ही आती है। तो अच्छी चीज क्या होगी, जब नई चीज सीखोगे। तो नई चीज ज्यादा से ज्यादा सीखनी चाहिए। बस अल्लाह ताला ना पेपर में, जो फाइनल पेपर में, उसमें कोई नई चीज ना दे। उससे पहले जब तक हम सीख रहे हैं, पेपर से पहले हर टेस्ट में नई चीज होनी चाहिए, हर क्वेश्चन के अंदर कोई नई चीज होनी चाहिए। अगर मैं उस लेवल पे पढ़ाना शुरू कर दूं, बच्चे कहते हैं हम डीमोटिवेट हो रहे हैं। मुझे हैरत बस ये कि सीए के अंदर देखिए लफ्ज डीमोटिवेशन का है, तो सीए के अंदर तो लफ्ज डीमोटिवेशन है ही नहीं। भाई ये तो है ही मोटिवेशन। तो इसलिए इसको
इंजॉय करो यार, अल्लाह के बंदो, बहुत मजा आएगा। आप लोग बार बार ये सोचते हो कि पता नहीं क्या बनेगा, क्या बनेगा। जो कुछ बनना है वो बन चुका है, आपकी किस्मत में लिख चुका है। आपका काम है बस फुल टाइम इसको एंजॉय करो, चीजों को सीखने पे टाइम लगाओ, मजे लो, आपको अच्छा लगेगा, सीए अच्छा लगने लग जाएगा, अकाउंटिंग से इश्क हो जाएगा। बट आप लोग ना वो सवालों के चक्रों में पड़े हुए हो, एफएससी का बेड़ा घर को रट्टे तोते बना दिए हैं, उससे निकल ही नहीं पा रहे बच्चे, याद करने के चक्रों में रहते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन लिखी होती है ना, ये एक मैसेज होता है, ये हमें कुछ बता रही है। जैसे पिछले साल 400 की सेल हुई है, अब 440 की सेल हुई है, सेल बढ़ी है। अब इसके बैकएंड पे दो स्टोरीज हैं, हो सकता है यूनिट ज्यादा बिके हो सकता है कीमत बढ़ गई हो। ये इस तरह की चीजें हमने सीखनी है, ये हर जगह इंफॉर्मेशन है। अभी हम इसका एनालिसिस करेंगे तो पता भी चलेगा। सपोज दैट हमारे पास पीपीई पहले कितना था, ऐसे लिख लेते हैं 400, अब हो गया 410। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 300 था, 320 हो गया। सीवेप 100 का था, 110 का हो गया। करंट एसेट स्टॉक पहले 70 का था, अब 100 का हो गया। रिसीवेबल 40 के थे, 30 के हो गए। कैश एंड बैंक 10 का था, 12 का हो गया। अब सबका टोटल करके मुझे बता दे कोई, दोनों का पहले टोटल अलग अलग करें फिर टोटल करना। 800 ये हो गया, 920 और ये कितना हो गया, 7 और 8 840। पहले दोनों अलग अलग टोटल करो ना, 120 और 100 और 130 142। और अब टोटल कर लो इनका, 920 और 800 में से 982, ये हमारा वो एसेट वाली साइड पूरी होगी। फिर हम इक्विटी भी आ जाए। इक्विटी में शेयर कैपिटल में पहले 700 पड़ा था, अब हमने इस तरह से करना है कि हमारा आंसर इसका 920 है और उसका 982 है, ठीक है ना। तो 700 नहीं करते, फिर तो काम कर लेते हैं, 400 कर लेते हैं। 400 से 410 हो गया। शेयर प्रीमियम 20 से तकरीबन 45 हो गया। रिटेन अर्निंग आपके पास पहले था 10, अब 15 हो गया। रीइन्वेस्टमेंट सरप्लस पहले कुछ नहीं था, अब 5 हो गया। लोन आपके पास पहले अब 400 हो गया, 300 था, अब 340 हो गया। अकाउंट पेएबल आपके पास से 150 था पहले, और अब 120 हो गया। टोटल आपके पास 920 और 982 हो गया। 900 वो लिख देते हैं ना, उल्टा काम करने लगे ना, बराबर भी तो करना है ना। 920 में से सारा माइनस कर देना तो कितना बच रहा है डिफरेंस, 40 का पहले साल और दूसरे साल 982 करना है। चेक कर लो ना, 410 प्लस 45 प्लस 15 प्लस 5 47। ओके की बात। अब जरा, ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन है और हम तो एनालिस्ट हैं, हमने एनालिसिस करना है इसके ऊपर। अब एनालिसिस करने के 3 तरीके हैं, 2-3 तरह से एनालिसिस होगा। एक, अपनी पिछले साल के साल की परफॉर्मेंस को मेजर कर लेंगे। दूसरा, अपनी परफॉर्मेंस कंपैटिटर के साथ। और तीसरा, स्टैंडर्ड रेशियो जो सेट किए हुए टारगेट्स, क्या बोलते हैं, जो टारगेट सेट किए हुए। आपका टारगेट मैं बताऊं, जैसे आपने कहा कि आज जाकर ना ये आधा चैप्टर खड़का देंगे, 12 बजे पता चलता कि खुद ही खड़क गए मतलब आपने टारगेट अचीव नहीं किया, ठीक है। तो अगर जो टारगेट आपने रखा वो अचीव कर लिया, दैट इज बेस्ट रेशियो। और अगर आपने ज्यादा कर लिया और अगर जो कभी नहीं हुआ तो सबसे पहले मैं आपको सिखाने लगा हूं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस।
आप मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, लफ्ज हॉरिजॉन्टल पैरेलल में आएगा या ऊपर नीचे आएगा? कोई चीज हॉरिजॉन्टल पैरेलल बात हो रही होगी, वर्टिकल ऊपर नीचे बात हो रही। तो यही इस चीज को ही हमने मद्देनजर रखकर हॉरिजॉन्टल का फार्मूला लिख लें, बेहतर है कि हो सकता है फार्मूला ही ना आ जाए, एंड पे लिख लें, जिधर आपको जगह मिलती है लिख लें। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, फार्मूला क्या होता है इसका जनाब? करंट ईयर की चीज माइनस बेस ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। आंसर पॉजिटिव आए तो मतलब वो चीज इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव नहीं, वो चीज बढ़ रही है। अब रेवेन्यू बढ़ेगा तो बेस्ट, कॉस्ट बढ़ेगी तो वर्स। अगर नेगेटिव आएगा तो वो चीज क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। पॉजिटिव आंसर आएगा तो इंक्रीज, वो चीज इंक्रीज हो रही है। कॉस्ट है तो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, और नेगेटिव आएगा तो वो चीज डिक्रीज हो रही है। तो रेवेन्यू या रिसीट पॉजिटिव अच्छा है और कॉस्ट या लॉसेज नेगेटिव अच्छे हैं। जितने कम होंगे अच्छे हैं। अब जरा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ये फार्मूला तो करंट माइनस बेस डिवाइडेड बाय, आ जाए सबसे पहले एसओएफपी पे करते हैं। इसमें बताओ करंट ईयर कौन सा होगा और बेस वो कौन सा होगा? बेस ईयर 24 बेस ईयर है और 25 करंट ईयर है। तो आपने यहां पर ऊपर हेडिंग देनी है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। एक फार्मूला मैं लिख देता हूं, बाकी अप्लाई कर देना डायरेक्ट। 440 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय, हाँ जी, अपने कैलकुलेटर में पुट करें। और हर कोई पुट करेगा, देख कर नहीं लिखना, क्योंकि इसमें कैलकुलेटर में भी ये गलती हो जाती है। कैलकुलेटर में भी ये गलती हो जाती है। 10% लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अब इसका मतलब सिर्फ बताऊं, हमारी इस साल 10% सेल ज्यादा हुई है। इस साल 10% सेल ज्यादा हुई है, पॉजिटिव है ना? अब बताओ जरा कॉस्ट ऑफ सेल का बात बताओ, कॉस्ट ऑफ सेल बताओ कितना? 8। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है, हमारी सेल्स कितने परसेंट बढ़ी है? 10%। कॉस्ट कितनी बढ़ी है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट है ना। अब देखिए फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालें। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालें, 170 माइनस 150, जो आंसर आएगा उसको 150 पे डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई। 13.3। अब पहले तो इसका मतलब सीखें। हमारी सेल हालांकि 10% बढ़ी है, जीपी हमारा 13% कैसे बढ़ गया? 2% कॉस्ट ऑफ सेल कम भी तो हुई है। हमारी असल में जितनी सेल बढ़ी है ना, हमारी उतनी कॉस्ट ऑफ सेल बढ़नी चाहिए थी, उतने फीसद, लेकिन उतने फीसद नहीं बढ़ी। इसलिए हमारा जीपी रेशियो में इजाफा हुआ है, क्योंकि सेल ज्यादा परसेंटेज से बढ़ रही है। अगर हमारी कॉस्ट ऑफ सेल 12% आ जाती ना, तो जीपी रेशियो हमारा कम हो जाता। ठीक होगी बात? आगे एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट आए ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या चक्कर है जी? देखें पहले तो अभी सिंपल ये देखें कि जो इसका मतलब है ना, 10% का मतलब है सेल मेरी पिछले साल से 10% बढ़ गई है इस साल। कॉस्ट ऑफ सेल मेरी 8% बढ़ी है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है मेरी वो 13% ज्यादा हुआ है मेरा जीपी पिछले साल से इस साल 13%। मैं ये कहना चाह रहा था सेल तो 10% बढ़ी है, जीपी 13% क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारी जो कॉस्ट ऑफ सेल है ना, वो सेल से कम बढ़ी है। सेल ज्यादा बढ़ी है, कॉस्ट कम बढ़ी है, तो कॉस्ट 10% तो नहीं बढ़ी ना।
8% बढ़ी है। आगे देखते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या चेंज आया। 12.5%. इसका क्या मतलब है, हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस पिछले साल से 12.5% आप देखना चाहते हो तो देख लो, 40 का 12.5% ले लो, 5 रुपए आएगा। इसका मतलब है पिछले साल 40 का खर्चा हुआ था, इस साल 45 का होगा। पिछले साल 40 का खर्चा हुआ है ना, तो 12.5% ज्यादा आया खर्चा आपको, तो कितना आया होगा, 1+% से मल्टीप्लाई कर दो, 45 आ जाएगा। अब इसी तरह आपने सबके साथ यही हरकत करनी है। एक हरकत मुझे करके दिखा दो फाइनेंस कॉस्ट वाली। -20. आपने लोन लिया है या लोन रीपे किया होगा, रीपे किया होगा, क्योंकि आपकी फाइनेंस कॉस्ट कम हुई है। ये एनालिसिस है सारा, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट कम हो रही है, तो ये एक इंडिकेशन है कि हमने लोन की रीपेमेंट की होगी। हो जाएगा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। अगर वो कहता है कि जी ए कंपनी और बी कंपनी दोनों का करें, तो दोनों का फिर हॉरिजॉन्टल रेशियो निकाल लेंगे, फिर आपस में कंपेयर कर देंगे। अगर एक ही बिजनेस है वो तो यही है। अब यहां पर हर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का फार्मूला यही है। अब क्या करेंगे, इसका 410 में से 400 माइनस करेंगे, 400 पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ गया, 2.5%। 2.5। इसका मतलब क्या है, हमारे जो एसेट है ना उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, हमने ज्यादा एसेट खरीदे हैं। कितने ज्यादा खरीदे हैं, 2.5%। इसी तरह आईपी सीवेप सबका टोटल हर एक वैल्यू का कर दे, दैट इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। अब हम सीखते हैं वर्टिकल एनालिसिस। आओ जरा, वर्टिकल एनालिसिस। उसी के आगे ही एक कॉलम बना देते हैं, वर्टिकल एनालिसिस। अच्छा, मैं वर्टिकल एनालिसिस कर रहा हूं 2025 का, 24 का भी हो सकता है, इसका हर साल का अलग अलग होता है। मैं लिखता हूं और देखता हूं कि आप लोग इसको जज कर पाते हो या नहीं। फार्मूला आपका खुद बन जाएगा, फिर फार्मूला लिख लेना फिर। हाँ जी, 440 मेरी सेल है, मैं डिवाइड करूंगा 440 पे और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 100%। फिर अगली मेरी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, 270। मैं इसको 440 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर बताओ कितना आ रहा है, 270 डिवाइडेड बाय 440 मल्टीप्लाइड बाय 100, 61.36%। फिर जीपी को भी ऐसे करूंगा, 170 डिवाइडेड बाय 440 मल्टीप्लाइड बाय 100, 38.64%। फिर मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस के साथ भी यही करना है, 45 डिवाइडेड बाय 440 मल्टीप्लाइड बाय 100। कुछ समझ लग रही है, क्या चल क्या रहा है। एसपीएल के हर एलिमेंट को सेल पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना, दैट इज वर्टिकल एनालिसिस। क्या बताया मैंने, एसपीएल के हर एलिमेंट को सेल से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करें। एसपीएल के एलिमेंट कौन से होते हैं, सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल हो गया, उसके बाद सारे वो जो इसे हम बोलते हैं लाइन आइटम्स। क्या बोलते हैं, लाइन आइटम्स। एसपीएल के हर लाइन आइटम को सेल पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस, 10 पॉइंट। अब इसका मतलब भी बताऊं, क्या मतलब है जो आंसर दिखा हुआ है। सेल को तो छोड़ दें, कॉस्ट ऑफ सेल पे है। इसका मतलब है आप अगर 100 रुपए की सेल करते हो, उसमें 61.36 कॉस्ट ऑफ सेल होती है, मतलब उसकी कीमतें खरीद होती है। जो चीज आप लोग 100 रुपए की बेच रहे हो, उसमें 61 उसकी परचेज कॉस्ट है और उसके ऊपर 38 ग्रॉस प्रॉफिट है हर 100 रुपए की सेल में। तो उसके ऊपर 10.2 रुपए ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। मतलब मैंने ये चीज 100 रुपए की बेची है, इसको खरीदा था 61 का,
इसके अंदर प्रॉफिट कितना है 38 और इसके ऊपर ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने आए हैं 10 रुपए। फाइनेंस कॉस्ट कितनी आएगी वो फाइंड हो जाएगी, हर चीज इसमें फाइंड हो जाएगी। इसके अंदर हर 100 रुपए के अंदर एक पेन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, सेल कितनी है, सब कुछ पता चल जाएगा इस 100 रुपए के अंदर। मैंने जो चीज 100 रुपए की बेच रहा हूं खरीदी कितने की थी जरा देखें, हर 100 रुपए की चीज के बदले कॉस्ट मेरी कितनी लग रही है 61.36। अब खुद बताएं सेल माइनस कॉस्ट आपका जीपी आ जाएगा, 100 में से 61.36 माइनस करके देख लो। फिर 10.2 का मतलब क्या है, मैं जो हर 100 रुपए की चीज बेचता हूं ना, मुझे 10.2 रुपए उसके ऊपर ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाते हैं, रेंट का, सैलरी का, ये सब कुछ। मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ जाएगा ये भी कर, 125 को डिवाइड कर दो 125 डिवाइडेड बाय 440 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना 48.4। इसका मतलब क्या है, मेरे हर 100 रुपए की सेल में ना 28 मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता है 38, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होता है 28। अब एक दफा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बड़ी मजे की चीजें हैं इसके अंदर। एक भाई साहब है, उनका ग्रॉस प्रॉफिट दोनों का एक जैसा है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक का कम है एक का ज्यादा है। अब जिसका कम है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसका मतलब है उसका अपने एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल वीक है, उसका कहीं ना कोई मसला ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आ रहा है, सैलरियां ज्यादा दे रहा है या कोई इशू चल रहा है इस तरह का। तो ये हमने एनालिसिस करने हैं सारे, और ये पढ़ के ही हमें प्रैक्टिकल पता चलेगा। और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये बेस्ट है, पढ़ते हुए भी बेस्ट है, सीखते हुए भी मजा आएगा। लेकिन अगर कोई सीखना चाहेगा तो दिमाग बंद करके बैठ जाओगे, मैं सीखता रहूंगा, सारा नुकसान हो जाएगा। अब देखिए एक और बात, फाइनेंस कॉस्ट को देख लें, 8/440 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ रहा है 1.82%। इसका मतलब क्या है, हर 100 रुपए की सेल के पीछे ना मेरा इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है 1.82। फिर इसी तरह अदर सब कुछ ऐसे ही है। तो वर्टिकल एनालिसिस क्या हुआ, हर लाइन आइटम को सेल पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वर्टिकल एनालिसिस हो जाएगा। आपस में माइनस करके बेस ईयर पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हो जाएगा। अब आ जाए जरा यहां पे, इसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। अब इसमें करना क्या है जनाब, मैं सिर्फ 2025 का कर रहा हूं, ये भी आपने जज खुद करना है। 410 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 982 पे 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। फिर 320 को मैं 982 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 110 को 982 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। फिर 840 को 982 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करो। क्या चल रहा है, SOFP के हर लाइन आइटम को टोटल एसेट पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते। ठीक होगी बात, लेकिन इसका मतलब बड़ा मजे का है। पहले निकालो जरा आंसर, पहले का आंसर कितना आ रहा है 41.75%, दूसरे का 32.58। कितना 32.58, 11.20 और 840 को 85.54%। अब इसका मतलब बताऊं, 41 का मतलब यह है कि आपके टोटल एसेट्स के अंदर 41% पीपीई है। आपके सारे टोटल एसेट्स के अंदर 41% कौन से एसेट पड़े हुए पीपी, 32% कौन से एसेट हैं इन्वेस्टिंग प्रॉपर्टी, 11% कौन से हैं सीवेप, और टोटल एसेट में 85% आपके नॉन करंट एसेट है। फिर स्टॉक में कितना है वो परसेंटेज आ जाएगी, रिसीवेबल कितने परसेंट है टोटल में से वो परसेंटेज आ जाएगी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका मतलब आप मुझे बताओगे शेयर कैपिटल को
410 डिवाइडेड बाय 982 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या मतलब है इसका? पहले तो आंसर बताया ना। 41 पॉइंट, अच्छा इसका भी 410 था, ऊपर वाला भी कभी, चलो कितना 41 पॉइंट। इसका मतलब भला क्या है? ये बड़ा मजे का मतलब है। क्या नहीं, जिस साल का वो कहेगा एक ही साल का आएगा ये। अगर वो कहते ना कंपेयर करो, तो दोनों के वर्टिकल फाइंड करके कंपेयर कर लेंगे। हाँ, वो दोनों का नहीं, इसका मतलब ये है कि आपने अपना कैपिटल का 41% जो है ना, वो एसेट पे लगाया हुआ है। मतलब आपने जो एसेट खरीदे हैं ना, वो उसकी फाइनेंसिंग कहां से की है? 41% शेयर कैपिटल से पैसा लगाया है ना आपने। तो जो एसेट खरीदे हैं, कहीं ना कहीं से तो पैसा लाया होगा ना। तो आपने अपने एसेट्स जो मैनेज किए हुए हैं सारे टोटल एसेट्स, वो कहां से आए होंगे? इक्विटी प्लस लायबिलिटी, इक्विटी प्लस। तो आपने अपने तमाम एसेट्स के ऊपर 41% कहां से पैसा अरेंज किया? शेयर इश्यू करके, फेस वैल्यू के ऊपर। शेयर प्रीमियम से कितना आएगा, रिटेन अर्निंग से कितना आया होगा, लोन से कितना पैसा आया होगा, ये सारा पता चल जाएगा। हमारा एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है ना। तो मैंने एसेट, मेरे पास एसेट पड़े हैं, वो कहेंगे कहां से पैसा है? मैं कहूंगा 41% मैंने शेयर इश्यू करके लगाया हुआ है, इतने परसेंट मैंने लोन लिया है, इतने परसेंट मेरे एक्रूड एक्सपेंस हैं, इतने परसेंट मेरा अकाउंट पेएबल है। तो ये मेरे 100% एसेट पड़े हुए हैं, और पूरा 100% पूरा हो जाएगा। ओके होगी बात? तो ये हमारा वर्टिकल एनालिसिस होगा। हॉरिजॉन्टल करंट माइनस बेस डिवाइड बाय बेस, और वर्टिकल एसओपीएल डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाइड बाय 100, और एसओएफपी का हर लाइन आइटम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आ गया हमारा रेशियो एनालिसिस। तीसरा क्या है? रेशियो एनालिसिस। चलो रेशियो एनालिसिस पे चलते हैं। इतने परसेंट जो हमारे एसेट ऊपर पड़े हुए हैं ना, वो हमने अकाउंट पेबल से उधार करके रखे हुए, स्टॉक वगैरह रखा होगा ना, स्टॉक भी तो टोटल एसेट के अंदर आता है। तो इतने परसेंट हमने अकाउंट पेबल से इन्वेस्टमेंट करवाई हुई है। चलें जनाब, रेशियो एनालिसिस। अब देखिए रेशियो एनालिसिस के बारे में क्या कहना, कि हालांकि ये इंटरप्रिटेशन का तीसरा एलिमेंट है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और रेशियो। तो लोग इस पूरे चैप्टर का नाम ही रेशियो एनालिसिस कहते हैं। इसका मतलब है सारा चैप्टर है इसी के ऊपर। रेशियो एनालिसिस के अंदर 4 रेशियो हमने डिस्कस कर, इसके अंदर फर्दर 4 रेशियोज हैं। नंबर 1 लिक्विडिटी रेशियो, नंबर 2 वर्किंग कैपिटल रेशियो, नंबर 3 नेट, इसको कहते हैं नेट प्रॉफिट या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कह लो, फिर नाम उसके साथ लिखवाऊंगा जब पढ़ाऊंगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, नंबर 4 डेट या सॉल्वेंसी रेशियो। आज मैंने सिर्फ इसके आपको फार्मूले सिखाने हैं, इसका एनालिसिस फिर हर फार्मूले के साथ साथ करवाओ। पहला स्टेप फार्मूले याद करें, और याद आप ना करना, बस मैंने आपको बुलाना है ना, तो बोर्ड पे लिख देना आगे, ठीक है? जब भी मैं बुलाऊं, जिसको बुलाऊं कि भाई फलां के मुझे फार्मूला लिख दे, बस आ जाना है, शर्माना नहीं है फिर, ठीक है? तो सबसे पहले फिर लिक्विडिटी रेशियो, पहला स्टार्ट करते हैं लिक्विडिटी रेशियो। अच्छा, लिक्विडिटी रेशियो लिख लें, कुछ इतना टाइम जितने
देर में पिक्चर लेनी उतने टाइम में लिखा जाता है। नहीं अभी नहीं कहता हूँ। ओके अच्छा, जहां पर भी लफ्ज लिक्विडिटी आ जाए, लिख लिया सबने या अभी कोई रहता है? ऐसे हिंट के तौर पर लिखने, क्योंकि सबको बारी बारी लिखना ही है दोबारा। जी, लिक्विडिटी का लफ्जी मतलब होता है कन्वर्टेबल इनटू कैश एज अर्ली एज पॉसिबल, और वो कितना है? विद इन 1 ईयर। अगर कोई चीज आपकी विद इन 1 ईयर कन्वर्ट हो जाती है कैश में, या 12 महीनों के अंदर कंज्यूम हो जाती है, उसे बोलते हैं ये एसेट लिक्विड एसेट है। लिक्विडिटी का मतलब होता है विद इन 12 मंथ कोई चीज सेटल हो जाए, इस्तेमाल हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, उसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी रेशो। नहीं, लिक्विडिटी रेशो नहीं, लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी रेशो फिर क्या होगी? इसके अंदर 2 रेशो आती है। एक को बोल देते हैं करंट रेशो। क्या बोलते हैं? करंट रेशो। और इसका फार्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, current asset over current liability, and its 2:1 is best ratio। इसका मतलब है 2:1 का मतलब है आंसर अगर हम हल करें तो 2 आए, क्योंकि 1 तो नीचे होना ही होना है ना। ये 1 नीचे ही है ना, डिवाइड बाय रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, तो 1 तो होता ही होता है। इसका मतलब बोला क्या है? आपकी जितनी लायबिलिटीज है ना, आपके एसेट्स, करंट एसेट्स उससे डबल है। इससे ज्यादा भी नेगेटिव बात है, इससे कम भी नेगेटिव बात है। मतलब अगर आपकी 4:1 आ जाए तो इसका मतलब है 1 रुपए की लायबिलिटी पे करने के लिए 4 रुपए की करंट एसेट मौजूद है। तो वो करंट एसेट क्यों मौजूद है भाई? स्टॉक पड़ा हुआ है, खराब नहीं हो जाएगा? बिक नहीं रहा या खराब होने के चांसेस है। डेटर है, पैसे नहीं दे रहे, फिर अगर बहुत ज्यादा डेटर हो जाएंगे, करंट एसेट जितने बढ़ेंगे नुकसानदेह है। बहुत ज्यादा डेटर अपने पास रखना या स्टॉक रखना नुकसानदेह है। हाँ, इतना होना चाहिए कि हमारी लायबिलिटी कवर होती जाए, इतना हमारे एसेट्स कैश हमारे पास मौजूद होना चाहिए। आप कहते नहीं सर कैश पड़ा, वो तो अच्छी बात है भाई, कैश में इन्वेस्ट करो, जेब में लेकर फिर रहे हो, डी वैल्यू हो रहा है, ठीक है। तो ये 2:1 से ऊपर भी कोई अच्छी बात नहीं है, और 2 से कम भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो नॉर्मल हमेशा ये बेस्ट नहीं है, डिपेंड करता है कारोबार की हालात के ऊपर, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ बिजनेस, बहुत सारे मामला तो और भी हैं, लेकिन इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस 2:1 बेस्ट। आगे इसकी दूसरी रेशो का नाम है क्विक रेशो। ये और फास्ट एसेट्स होते हैं कन्वर्ट होने वाले। इसका एक और नाम भी है एसिड टेस्ट रेशियो। क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो, इसका फार्मूला है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइडेड मतलब वो तमाम करंट एसेट्स अदर देन स्टॉक। लेकिन इसके अंदर ना फार्मूला लिखा नहीं हुआ, बट जब सवाल वो करता था ना पुराने जमाने में, तो वो प्री पेमेंट भी माइनस कर देता था। इसलिए मैंने डिफरेंट कलर में लिखा है कि आपके कोई सवाल, मैंने एक भी सवाल ही देखा जिसमें वो प्री पेमेंट देता ही नहीं सवाल के अंदर। होगा तो पता चलेगा माइनस करता है या नहीं करता, बट वो फार्मूले के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन जब सवाल हल करता है, अगर क्वेश्चन के अंदर प्री पेमेंट गिवन है, तो वो क्या फार्मूला लिखता है लिक्विड एसेट का, क्विक रेशियो का, करंट एसेट्स
माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेमेंट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और इसका आंसर बेस्ट होता है 1:1 इज बेस्ट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब क्या है, ₹1 करंट लायबिलिटी पे करने के लिए हमारे पास ₹1 के करंट एसेट्स मौजूद हैं अदर देन स्टॉक। स्टॉक के अलावा ₹1 की करंट एसेट मौजूद है, मतलब बराबर बराबर काम चल रहा है, तो स्टॉक हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। लिक्विडिटी रेशियो कंप्लीट है। एनालिसिस अभी नहीं कर रहे, एनालिसिस तो करेंगे, इसके ऊपर पूरी बात करेंगे। ये मैं एक्स्ट्रा बात इसलिए बता रहा हूं ताकि बोरिंग ना लगे फार्मूला लिखते हुए। उसके बाद आपके पास है वर्किंग कैपिटल रेशियो। नेक्स्ट रेशियो कौन सी है? वर्किंग कैपिटल रेशियो। इसका एक और नाम भी है, एफिशिएंसी रेशियो भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो, इसको टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो या टर्नओवर रेशियो। इसके टोटल 7 फार्मूले। लिक्विडिटी रेशियो के 2 हैं, इसके 7 हैं। लेकिन अगर पेपर में आपके पास टाइम है तो 7 के 7 लिखें, और अगर टाइम नहीं है तो आपने कम से कम 3 लिखने होते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कौन से लिखने। 3, 4, 7 ये रेशियो है। पहले कोशिश करें 4 लिख दें, 4 तो लिख दें। और अगर टाइम है, अगर आपको लगता है, तो उसने पूछा वर्किंग कैपिटल रेशियो, तो फिर 7 के 7 लिख दें, ठीक है। बट अगर टाइम नहीं है आपके पास, जो कि नहीं होता, फिर कम से कम 3 फार्मूले उसके जरूर लिखते हैं। 4 वो कौन से हैं? सॉरी, फार्मूला लिखकर फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर वो चीजें उठाकर, जैसे करंट एसेट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन होगी, करंट एसेट प्लस करेंगे, ऊपर लिखेंगे, सॉरी हाँ, फार्मूला लिखकर वहां से वैल्यू गिवन होगी, पुट करेंगे, और आंसर में देखेंगे 2 आंसर आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर उसके ऊपर एनालिसिस देंगे कि ये बेस्ट है या नहीं बेस्ट। नेक्स्ट आ जाए जी, वर्किंग कैपिटल रेशियो में सबसे पहला फार्मूला डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो। इसका फार्मूला क्या बनता है? वैसे नेट क्रेडिट सेल लिखा जाता है, आप अकेला सेल भी लिख सकते, क्योंकि अगर नॉर्मल हालात में सेल ही क्रेडिट ही होती है सारी सेल्स, तो लिखना चाहते हो तो लिख लो नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। क्या सेल्स नहीं लिखेंगे? हाँ, अगर साइलेंट है तो सारी सेल्स समझी जाएंगी। एवरेज डेटर्स, जो भी आंसर आएगा उसके साथ आपने लफ्ज टाइम लिखना है। 10 आया तो आपने कहना है 10 टाइम, 20 टाइम, 30 टाइम। और जिस बिजनेस का आंसर ज्यादा होगा वो बेस्ट होगा, हायर इज बेस्ट। इसका मतलब क्या है भला? अगर 20 टाइम आया ना, तो साल भर में एवरेज हमारी 24 दफा सेल हुई है, तो जितना ज्यादा होगा इसका मतलब है साल में इतनी दफा सेल्स हुई है, तो ज्यादा सेल्स बेस्ट है या कम सेल्स बेस्ट है? तो हायर इज बेस्ट। सपोज दैट 2 कंपनियों का डाटा है, हम दोनों का डाटा टर्नओवर निकालेंगे, जिसका ज्यादा आएगा हम कहेंगे ये बेस्ट है। और अगर हमारा इस साल और पिछले साल का डाटा है, तो जिस साल का ज्यादा होगा उस साल बेस्ट होगा। उसके बाद इसका एक और फार्मूला, इन दोनों में से जो नीचे वाला फार्मूला ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो फार्मूला क्या है? डेटर कलेक्शन पीरियड या एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड,
एवरेज कलेक्शन टाइम, इसका फार्मूला देखें जरा, एवरेज डेटर्स ओवर नेट क्रेडिट सेल्स multiplied by 365 days जी प्यारे भाई, ये ऊपर वाला और नीचे वाला फार्मूला कोई सेम सेम नहीं लगता या शेम शेम लगता है? तो क्या हुआ भला, पुट्ठा हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, बट साथ 365 डेज लिखा हुआ है। हाँ, ये 365 डेज भी हो सकता है, 52 वीक भी हो सकता है, 12 कोई भी टाइम हो सकता है, मंथ के हिसाब से भी हो सकता है, वीक के हिसाब से भी हो सकता है, डेज के हिसाब से भी हो सकता है। इसका मतलब अवैस बता देते, एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या होगा? लफ्ज पे फोकस करोगे मतलब पता चल जाएगा। एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कितने दिनों बाद हमारे कस्टमर हमारे पैसे दे देते हैं? कस्टमर है ना, डेटर्स हैं। हायर इज बेस्ट या लोअर इज बेस्ट? लोअर इज बेस्ट, क्योंकि जितना जल्दी देंगे जितना कम। अगर आप 8 आ रहा है ना, 8 आंसर, इसका मतलब है नॉर्मल 8 दिनों बाद जो बंदा हमसे चीजें खरीदता है ना, वो दे देता है, तो लोअर इज बेस्ट। अच्छा, एक ऐसे ही ना शुगलन, इसका एक फार्मूला ये भी आप लिख सकते हो, 1 ओवर डेटर टर्न ओवर मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज। ये क्या किया भला, उसी को रेसिप्रोकल कर दिया। या तो पूरा फार्मूला एक्सपेंड करके लिख दें या उसकी रेशियो का रेसिप्रोकल ले लें। ये दोनों आपको पता होने चाहिए, क्योंकि दोनों की एप्लीकेशन आ सकती है पेपर में। ये किया दोनों रेसिप्रोकल ही हुआ है। अब यहां डाटा टर्नओवर का फार्मूला लिखेंगे तो ये ऊपर वाला फार्मूला बन जाएगा। डेटर टर्नओवर, डेटर कलेक्शन। टर्नओवर का मतलब है सेल कितनी दफा होती है, कलेक्शन का मतलब है एवरेज कितने दिनों बाद हमारा कस्टमर हमें पैसे दे देता है। नंबर 3, और इसमें पेपर में जो मैंने कहा था ना कि आपने जो मैं कहूंगा वो तो लाजमी करने हैं, तो ये कंफर्म है। अगर वो कहते हैं ना वर्किंग कैपिटल रेशियो फाइंड करें, ऊपर वाला आपकी मर्जी है, डेटर टर्नओवर करें ना करें आपकी मर्जी है, लेकिन कलेक्शन पीरियड लाजमी फाइंड करें। नेक्स्ट नंबर 3, जब 7 हो जाए बता देना, रोक देंगे काम। नहीं, वर्किंग कैपिटल इतना ही है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये तो फार्मूले अब खुद बनना शुरू हो जाएंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो फार्मूला देखिएगा जरा, कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, और आंसर के साथ क्या लिखेंगे, टाइम। हायर इज बेस्ट या लोअर इज बेस्ट? स्टॉक टर्नओवर हायर इज बेस्ट या लोअर इज बेस्ट? मुझे तू दस, स्टॉक टर्नओवर हायर या लोअर? Lower is best. टर्नओवर का मतलब पता है, स्टॉक का आना जाना, खरीदो फरोख्त। तो कम खरीदो फरोख्त बेस्ट है या ज्यादा खरीदो फरोख्त बेस्ट है? डेटर टर्नओवर का मतलब है डेटर हमारे पास कब आते जाते हैं, तो जितनी दफा ज्यादा डेटर आएंगे मतलब सेल होगी उतनी ज्यादा। और स्टॉक टर्नओवर का मतलब है उसकी खरीदो फरोख्त, इन आउट। तो कम होगा तो इसका मतलब है सेल परचेज कम हो रही है, ज्यादा होगा तो मतलब सेल परचेज ज्यादा हो रही है। तो बेस्ट क्या हुआ, ज्यादा।
फिर चौथा फार्मूला स्टॉक होल्डिंग टाइम। फार्मूला वही है, उल्टा, एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इस आंसर के साथ आपने डेज, वीक या मंथ ना लिखा तो काम खराब हो जाएगा। टर्नओवर के साथ टाइम लिखना होता है। 50 आ गया ना, इसका मतलब 50 दफा हमारा स्टॉक इन आउट हुआ है साल भर में, खरीदो फरोख्त हुई है 50 दफा। और इसका भी उल्टा एक और भी फार्मूला बनेगा, 1 ओवर स्टॉक टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय, और डेज और वीक भी आ सकते हैं और मंथ भी आ सकते हैं। हायर इज बेस्ट या लोअर इज बेस्ट? होल्डिंग टाइम का मतलब क्या है? मतलब ये कि हम जब स्टॉक खरीदते हैं कितने दिन हमारे पास रखने के बाद बिकता है। एवरेज होल्डिंग टाइम 5 दिन है ना, तो इसका मतलब मैं स्टॉक खरीदता हूं ना तो 5 दिन बाद बिकेगा वो। तो जितना कम टाइम होगा उतना ज्यादा बेस्ट होगा। लोअर इज बेस्ट, लोअर इज। नंबर 5, ये तो खत्म हो रहे हैं। नंबर 5, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। इसका फार्मूला पे रिजवान से पूछते हैं, आप तो फार्मूला खुद बनने लग जाना चाहिए। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। हाँ जी, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट परचेज ओवर एवरेज क्रेडिटर्स। और आंसर किस में आना है? टाइम इन टाइम में। हायर इज बेस्ट या लोअर इज बेस्ट? हायर या लोअर? और जाहिर सी बात है, खरीदेंगे जितनी दफा खरीदेंगे अच्छी बात होगी। और मजे की बात है उधार पे खरीद रहे हैं, ये तो और अच्छी बात है। उधार पे खरीद रहे हैं ना, और कौन है? तो क्रेडिटर हम खरीद रहे हैं ना, परचेज है ना हमारी। साल भर में कितनी दफा परचेज करते हैं? छठे नंबर पर क्या होगा? बोलो बोलो। एवरेज पेमेंट पीरियड। फंसेंगे हम यहां पे। एवरेज पेमेंट पीरियड, फार्मूला क्या बनेगा? एवरेज क्रेडिटर डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज, या 1 ओवर क्रेडिटर टर्न ओवर रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज। अब बताओ लोअर इज बेस्ट या हायर इज बेस्ट? बड़े चलाक हो। पैसे आए जल्दी और पेमेंट हम लेट करें। हाँ जी, हायर बेस्ट या लोअर बेस्ट? अच्छा चलो आप हायर बेस्ट तो कह रहे हो, के कुछ नुकसान भी हैं जी।
तो क्या लिखें फिर? हायर इज नहीं, आगे तो एनालिसिस तो मैं पूरा करूंगा, अभी तो ऐसी ऊपर ऊपर से चीजें बता रहे हैं। जब ये अंदर की चीजें हम देखेंगे तो आपको तो रियलिटी पता चलेगी कि हकीकत में चल क्या रहा होता है, और आगे ये हमारा काम होता है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। लास्ट सातवां रह गया जी, चले जी। और टाइम हमारे पास 5 मिनट है। चलो इस 5 मिनट को एंजॉय करते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। आखिरी है कैश ऑपरेटिंग साइकिल। जाग जाओ सारे 5 मिनट के लिए। कैश ऑपरेटिंग साइकिल, या इसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। वर्किंग कैपिटल, अगर एफआईआर के अंदर वो किसी की चीज के साथ साइकिल लिख देना तो आप यही करते हैं, वो बाई साइकिल लिख दे, स्पोर्ट साइकिल लिख दे, वर्किंग कैपिटल साइकिल, जो भी लिख दे। कैश ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है? कैश अपना साइकिल कितने दिनों बाद पूरा करेगा, कैश कब जा रहा है, इसने वापस कब आना है, इसे बोलते हैं कैश ऑपरेटिंग साइकिल। आज जैसे सपोज दैट आज आप लोग फीसें पे कर रहे हो, वापस कब आएगा? जब तनख्वाहें आएंगी, तो जितने दिनों बाद आएगा वो सारे का सारा क्या है? कैश ऑपरेटिंग साइकिल। लेकिन यहां पर तो आप बिजनेस की बात कर रहे हैं। बिजनेस में कैश ऑपरेटिंग साइकिल का एक फार्मूला होता है, इन्वेंट्री होल्डिंग टाइम, उसका फार्मूला आता है इन्वेंट्री होल्डिंग टाइम। यहां पर उसके हम लिख देते हैं डेज, कुछ अज्यूम करके लिख देते हैं 15 दिन। ऐड करेंगे इसमें एवरेज कलेक्शन टाइम, सपोज एट 12 दिन कर देते हैं, लेस कर देते हैं एवरेज पेमेंट टाइम, 9 दिन कर लेते हैं। हमारा कैश ऑपरेटिंग साइकिल कितना आ जाएगा? 18 दिन। कैश ऑपरेटिंग साइकिल कितना आएगा? 18 दिन। इसका मतलब क्या है? जिस दिन मेरा कैश घर से निकलेगा ना, 18 दिन बाद मुड़ के वापस आएगा। जिस दिन मेरी जेब से कैश जाएगा, कितने दिनों बाद वापस आएगा? 18 दिनों बाद वापस घर मुड़ के आएगा। तो इसको जल्दी आना चाहिए या लेट आना चाहिए? बेस्ट कौन सा होगा? कम या ज्यादा? जितना कम होगा उतना फायदा है। हम तो चाहते हैं नेगेटिव हो जाए। नेगेटिव से क्या मुराद है? आएगा पहले, भेजेंगे बाद में। पॉजिटिव का मतलब है जाएगा फिर आएगा, और नेगेटिव का मतलब है आएगा फिर जाएगा। तो बेस्ट क्या है कि पहले पैसा आ जाए फिर पेमेंट करें। होगा क्या? सप्लायर को पेमेंट करनी होती है ना। अब थोड़ी सी इसकी स्टोरी बताने लगा। ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? अगर आज डेट 1 है, आप गए सप्लायर के पास, मुझे स्टॉक चाहिए। वो कहेगा ये पकड़ो स्टॉक। उसने स्टॉक हमें दे दिया, हमने कहा यार हमारे पास पैसे नहीं, उधार पे। बताओ हमने उसको कितने दिनों बाद पेमेंट करनी है? एवरेज पेमेंट टाइम कितना है? 9 दिन बाद। मतलब आज चीज खरीदूंगा, 9 दिन बाद मैंने उसको पैसे देने हैं। इसका मतलब मेरा कैश घर से कब निकला है? आज या 9 दिन बाद? 9 दिन बाद निकलेगा। अगली बात, मैं स्टॉक लेकर गया, दुकान पे जाकर रख दिया, वो आज ही बिक जाएगा या 15 दिन उधर ही गलेगा, सड़ेगा, मरेगा? 15 दिन होल्ड रहेगा। फिर आएगा कोई बंदा, वो ले जाएगा, वो कहेगा मुझे 12 दिन उधार पे चाहिए। आज मैं स्टॉक खरीद के आया, 15 दिन होल्ड हुआ, पैसा फिर भी नहीं मिला, 12 दिन और लेट पैसा मिला। तो आज के 27 दिन बाद पैसा मिलना है हमें, मतलब वापस घर आना है उसे। और जाएगा आज के कितने दिन बाद? 9 दिन बाद। 9 दिन बाद जाएगा, 27 दिन बाद वापस आएगा। तो जाने के बाद जब वापस आएगा, उस टाइम को कहते हैं कैश ऑपरेटिंग साइकिल। आज के कितने दिन बाद गया? 9 दिन बाद। तो 9 दिन के बाद फिर कितने दिनों बाद वापस आएगा? 9 के बाद कितने दिनों बाद वापस आएगा? 18 दिनों बाद।
इसका मतलब जरा सुनिए और थोड़ा प्रैक्टिकल जाए, अभी 1 मिनट है। इसका मतलब ये है, मेरे समझो इधर, पहली बात ये समझो कि आप 100% कंगले हो, आपके पास कोई पैसा है ही नहीं। अब सुने, आपने आज के 9 दिन बाद पेमेंट करनी है, आपको पैसा अरेंज करना है। आप बैंक के पास जाओ, किसी और बंदे के पास जाओ, उसे क्या कहोगे कि यार मुझे पैसे दे दो 9 तारीख को, मैं आपको 27 तारीख को वापस कर दूं। तो ये जो जितना कम दिन की अरेंजमेंट होगी उतना में कम दिन का इंटरेस्ट पड़ेगा। तो जो कैश ऑपरेटिंग साइकिल जितना कम होगा उतना फायदा है। अब हम गए एक बिजनेस के अंदर, हमें जॉब मिली सीए के बाद, नया नया सीए किया, चौड़े होके गए कि फोन आया, जॉब पे चले गए। जाते ही उस भाई साहब ने कह दिया जिसका बिजनेस आके, यार मेरा जो कैश ऑपरेटिंग साइकिल है ना बहुत ज्यादा है, हमें इंटरेस्ट पड़ जाता है, क्योंकि आपने पैसे सपोज ये यहां पर आज 60 दिन का मतलब है मैंने आज अगर पेमेंट कर रहा हूं तो 7 दिन बाद मेरी रिकवरीज होगी। तो यार ये काम करो किसी ना किसी तरीके से, मुझे आप ना ये टाइम पीरियड कम करो। हम जाते क्या करेंगे, सबसे पहले अपना ना होल्डिंग टाइम कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जितने कम होंगे उतना फायदा होगा ना। होल्डिंग टाइम कम कैसे करेंगे, हम ट्रेड डिस्काउंट ऑफर करेंगे, थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट करना शुरू कर देंगे, सेल प्राइस थोड़ी कम करेंगे, इससे क्या होगा हमारा स्टॉक बिकना शुरू हो जाएगा, होल्डिंग टाइम कम हो जाएगा। एक तो हम ये काम प्लानिंग करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। स्टॉक डेटर को कैसे कम करेंगे, उसका रिकवरी पीरियड, हम उसको ना कैश डिस्काउंट ऑफर करेंगे, होल्डिंग टाइम के लिए ट्रेड डिस्काउंट ऑफर करेंगे, और डेटर से पैसा जल्दी लेने के लिए कैश डिस्काउंट ऑफर करेंगे, और डिफरेंट टाइप के इंसेंटिव देंगे। या जो जल्दी पैसे देगा हम उसको एक पंखा गिफ्ट के तौर पर देंगे, एक पुराना एसी दे देंगे, मतलब वो चीजें ऑफर करवाएंगे ताकि वो किसी ना किसी लालच में आके हमें पैसे दे। पेमेंट पीरियड को हमने ज्यादा करना है या कम, इसको तो ज्यादा करना है, तो इसके लिए तरले करेंगे। किसके तरले करेंगे, सप्लायर के। यार उसे कहते हैं वो 9 दिन की उधार दे रहे हैं, हम कहते हैं यार 2000 और दिन आएगा कि हमारे घर में कोई मसाइल चल रहे हैं या कोई मसला पैसों का चला, कोई ना कोई तरला तुरला करेंगे। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बार्गेन विद द सप्लायर टू एक्सटेंड द क्रेडिट टर्म्स। ये सारा कुछ लिखवाऊंगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं, अभी तो बस आज फार्मूले की प्रैक्टिस करवाई है। तो कल फिर इंशाल्लाह हमने करना है। आप ये फार्मूले ना लिख कर आना, मैंने बोर्ड पे लिखवाने, इधर ही आकर लिख लेना, ठीक है। कोई जरूरत नहीं याद करने की, बस इधर बोर्ड पे आकर लिख कर दे देना। कल हमारे 2 फार्मूले रह गए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और डेट इक्विटी रेशियो। फार्मूले पढ़ के फिर सबको बारी बारी एनालिसिस करके ना 4 दिन में ये खत्म करना। कल फार्मूले खत्म करके एक दिन एक रेशियो पकड़ेंगे, फार्मूले, क्वेश्चन और एनालिसिस डेली बेस पे करेंगे जी। अच्छा ये लास्ट तीसरा ये है, सातवां और बेस्ट सबसे है ये, तो ये तीनों आ जाएंगे तो ये प्लस माइनस ही करना है ना। जो बाकी 3 है ना, टर्नओवर, वो मुंह से बोले ना टर्नओवर रेशियो फला फाइंड करो तो करना। अगर वो कहता है ना वर्किंग कैपिटल, अगर वो मार्क्स ज्यादा दे देता है, सिर्फ वर्किंग कैपिटल बताता है, तो फिर सारे सातों के सातों कर ले। चले जी, बाकी इंशाल्लाह कल फिर हिम्मत करेंगे।